सन 2005 में एक नया कानून आया जिसमें कहा गया बेटियों को संपत्ति में बराबर का हक और हिस्सा देना पड़ेगा या देना होगा। तो इसके साथ में बहुत सा भ्रम फैल गया कि बेटियों को पूरा हिस्सा देना पड़ेगा साथ में, लेकिन इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है। तो क्या नियम है, क्या कानून है और आपको कितना हिस्सा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, इस बारे में इस वीडियो में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स पर मैं शॉर्ट में बात करूंगा, बहुत ही शॉर्टकट में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको देता रहता हूँ। और प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पिता की संपत्ति में आपके बहन बेटी का हिस्सा, या पिता की संपत्ति में बेटी का क्या हिस्सा होगा और वो किस तरीके से दिया जाएगा। अगर आप नहीं देना चाहते हैं या एक पिता नहीं देना चाहता है, उसने पहले से ही तय कर लिया है कि ये संपत्ति मेरे बेटे की है, ये मेरी बेटी की है, तो उन्हीं पॉइंट्स पर मैं आपसे बात करूंगा। तो 2005 में जो नियम आया उसमें ये आया कि अब बेटियों को आपको अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा बराबर का देना पड़ेगा या बराबर का हिस्सा होगा। इसके पहले जो कानून था उसमें ये था कि बेटियों का हिस्सा पैतृक संपत्ति में नहीं होता था। जो पिता की अर्जित संपत्ति होती है उस संपत्ति में बेटियों का हक होता था। तो सबसे पहले आप ये जान लें, संपत्ति दो प्रकार की होती है, जिसमें एक होती है पैतृक संपत्ति और दूसरी होती है अर्जित संपत्ति। मैं आपको एकदम हिंदी में समझाऊंगा जिसमें आपको सारी बातें सभी को समझ में आ जाएं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको अंग्रेजी समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं अधिकतर लोग। मैं यूपी से हूं तो यूपी में अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी में बात करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोगों को समझ में पूरा आ जाए, यही मेरा उद्देश्य है कि जो बातें मैं आपको बताऊं वो आपको ठीक से समझ में आ जाएं। बहुत से लोगों को इंग्लिश आती है, बहुत से लोगों को नहीं आती है। तो पैतृक संपत्ति वो होती है जो 3 पीढ़ी या उसके और पहले से, 3 पीढ़ी या उसके और पहले से आपके पिता के पास उनके पिता से आई और उनके पास उनके पिता से आई। तो इस तरीके की जो संपत्ति होती है उसको पैतृक संपत्ति कहा जाता है, और वो पैतृक संपत्ति होती है। और दूसरी होती है अर्जित संपत्ति। अगर आपके पिता ने अपने जीवन काल में कोई संपत्ति अपनी कमाई से, अपने पैसे से खरीदी है तो वह उनकी अर्जित संपत्ति होती है। और अगर उनको किसी ने गिफ्ट कर दी है या किसी ने उनके नाम वसीयत कर दी है, विल कर दी है, तो वह उनकी अर्जित संपत्ति की श्रेणी में आती है। वो चाहे आपको किसी ने की हो या आपके पिता को की हो, तो वो आपकी अर्जित संपत्ति की श्रेणी में आती है। और उस संपत्ति पर अभी तक बेटियों का अधिकार हुआ करता था 2005 के पहले। और 2005 में जो कानून में बदलाव किया गया उसमें पैतृक संपत्ति में भी बेटियों को बराबर का हक दे दिया गया। तो 2005 में जो कानून आया उसमें ये कहा गया कि बेटियों को बराबर का हिस्सा आपको देना पड़ेगा दोनों तरह की संपत्तियों में। और साथ में ये भी बताया गया कि अगर आपको हिस्सा नहीं देना है, आप नहीं देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या नियम कानून है। तो आज इन्हीं पर मैं आपसे बात करता हूँ। तो मेरा ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बहन बेटी का हिस्सा ना दें या हिस्सा उसका दबा लें, मार लें, ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं है। और ये तो सिर्फ एक जानकारी है। अगर आपके आपस में परिवार में विवाद ना हो उसके लिए ये जानकारी है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें टोटल 4 पॉइंट्स हैं जिसमें आप अपनी बहन बेटी को हिस्सा नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले जो है वो पैतृक संपत्ति के बारे में है। पैतृक संपत्ति अगर पिता ने किसी के नाम वसीयत कर दी है, अगर आपके पिता ने अपनी पैतृक संपत्ति आपके किसी भाई बहन या किसी के नाम उन्होंने वसीयत कर दी है, तो वो संपत्ति में बेटी का हक स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो पिता की संपत्ति थी। उन्होंने अगर किसी को वसीयत कर दी है तो वो आपका हक वहाँ से ख़त्म हो जाएगा बहन बेटी का। अगर उन्होंने वसीयत नहीं की है, उसके पहले उनकी मृत्यु हो जाती है और कोई वसीयत उन्होंने नहीं की है, तो पैतृक संपत्ति में जो आपको 2005 में हक दिया गया था वह हक आपका बना रहेगा। अगर आपके पिता की मृत्यु हो जाती है बगैर किसी वसीयतनामा या बिल कोई किए हुए किसी के नाम, अगर उन्होंने कर दिया है किसी के नाम किसी के पक्ष में,
तो उस संपत्ति में फिर आपका अधिकार स्वतः खत्म हो जाएगा, वो उन्हीं को मिलेगी और वो पूरी तरीके से कानूनी तरीका होता है। आपके पिता ने अगर अपनी अर्जित संपत्ति का किसी के नाम विल, वसीयत या ट्रस्ट के माध्यम से किसी को दे दी है, तो उस संपत्ति में भी बेटियों का पूरी तरीके से अधिकार ख़त्म हो जाता है, वह संपत्ति भी फिर बेटियों को नहीं मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि अगर बेटी को हिस्सा मिलना है तो वो किस तरीके से मिलेगा, और अगर नहीं मिलना है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, कौन सा तरीका है जिससे नहीं मिल सकता है। दोनों ही तरीक़ों में एक सेम चीज़ है कि अगर पिता ने अपनी संपत्ति की वसीयत कर दी है किसी के नाम या विल कर दी है कोई, तो वह संपत्ति जिनके नाम उन्होंने कर दी है उनको ही मिलेगी, उसमें बेटियों का हक स्वतः ख़त्म हो जाएगा। है जो तीसरा तरीका है, उसमें बेटी हक तक नामा करती है कि बेटी अपने जो उनके अधिकार या उनका जो हिस्सा है उसका स्वयं वो त्याग कर दे, परित्याग कर दे या त्याग कर दे कि इस प्रॉपर्टी में मुझे कोई हिस्सा या हक नहीं चाहिए, वो मैं अपने भाइयों के लिए या और हमारे जो माता हैं, भाई हैं या जो स्वजन हैं, भतीजे हैं, जिनके लिए भी हम छोड़ना चाहते हैं, वह संपत्ति हम छोड़ दे रहे हैं। तो वह हिस्सा उनका वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा बहन का, और उस पर वो दोबारा दावा नहीं कर सकती हैं। लेकिन वह जो हिस्सा ख़त्म होगा वो मौखिक नहीं होगा, वो बाकायदा रजिस्टर्ड तरीके से होगा। रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर के उसका पेपर तैयार होगा और वो हक तक नामा बनेगा, उसमें वो वहाँ पर सिग्नेचर करेंगी और जैसे रजिस्ट्री होती है वैसे ही पूरा होगा प्रोसेस। और उसमें वो ये कहेंगे कि ये संपत्ति हमारे पिता की संपत्ति थी, जो ये पैतृक संपत्ति थी या अर्जित संपत्ति थी, जिसमें इस कानून के तहत हमको ये हक मिलता है और मैं अपनी स्वेच्छा से ये हक अपना त्याग कर रही हूँ, ये मैं छोड़ रही हूँ। तो उसमें मेरी एक ये सलाह है, मान लीजिए सभी का परिवार होता है, सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप अपनी बहन से हक तक नामा करा रहे हैं या बेटी से हक तक नामा करा रहे हैं अपने बेटों के या किसी के पक्ष में, तो वो विवाहित हैं, विवाहित का ही होता है। विवाहित जो अगर वो है तो उसमें जो विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं, उस गवाही में आप बेटी के हस्बैंड को गवाह में ज़रूर रखें, या बेटी के कोई पुत्र पुत्री हों तो उनको गवाह में ज़रूर रखें। बाई चांस कभी उनकी किसी घटना दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें वो सामने नहीं आ सकती हैं, प्रेजेंट नहीं हो सकती हैं, और उनके घर वाले जो उनके पति हैं या उनके बच्चे हैं उस चीज़ को आपको कोर्ट में चैलेंज करें, आपसे अपना हक मांगें, तो वो हक तक नामा उस समय पूरी तरीके से कानूनी रूप से मान्य होगा और वो आपके काम आएगा कि वो मेरी बेटी ने या मेरी बहन ने इस प्रॉपर्टी में अपना हिस्से का जो है त्याग कर दिया था और उसका ये पेपर है, इस वजह से इनका ये दावा गलत है। तो उनको वहाँ पर ये आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा और उसमें ये पूरी तरीके से कानूनी तौर से मान्य दस्तावेज होता है। और एक अपडेट और है जिसमें ये है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगर पिता की पैतृक संपत्ति में अगर कोई कृषि भूमि है तो उस कृषि भूमि में विवाहित बेटियों का हक नहीं माना जाता है। अगर वो बेटी कुंवारी है तब तक तो उसका हक होता है, अगर उसका विवाह हो गया है तो विवाहित बेटियों का जो कृषि भूमि है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें उनका हक स्वतः ख़त्म हो जाता है, वह हक नहीं होता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। बाकी अदर स्टेट के अलग अलग नियम हैं, हर स्टेट के अलग नियम है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं, जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई और मुद्दा है या कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, तो उस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा जो डिटेल में होगा, एकदम सरल भाषा में आपको समझ में आ जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।